जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक लाए हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये आपको माने कि संपूर्ण रूप से ये जितना बड़ा जो चैप्टर है, ये माथा का दर्द है, सबसे माने कि पॉलिटी का जो बेसिक है यही है, सबसे हार्ड भी यही है। तो इसको हम सबसे आसान भाषा में आपको दिमाग में माने कि देने का प्रयास संपूर्ण रूप से करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। माने कि संविधान कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे माने कि पॉलिटी का स्टार्ट हुआ, सबसे ये पॉलिटी का जो नस है, नस यही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो आई होप कि आप सब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बतलाना शुरुआत करते हैं और बात किया जाए भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो इसमें हमको सबसे पहले जानना है कि कैसे कैसे अंग्रेज हमारे भारत में आया है और कैसे कैसे करके भारत में कब्जा कर लिया है। तो यही बात को और किस किस तरह से वो कानून लाया है, इसको हमको जानना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम जानते हैं अंग्रेज कैसे आए। देखिए, और बात किया जाए अंग्रेज के बारे में तो मुख्य रूप से अगर अंग्रेज का शासन, तो ये अंग्रेज जो आया है भारत में, ये 31 दिसंबर 1600 को आया है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक है, अंग्रेज आया है भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। भारत में अंग्रेज कब आया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और यह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आने वाला एक अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, यानी कि भारत में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जिन्होंने आए हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। यह आकर के और भारत में पहले यह आते हैं तो यह एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी रहते हैं। तो इसके बारे में हम चलिए पहले बतलाते हैं। जब शुरू में देखिए अंग्रेज आए हैं, सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस है। और यह जब आया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, तो यह व्यापार करने के उद्देश्य से आया। क्योंकि जब यह भारत में आया था व्यापार करने, तो यह अपने इंग्लैंड की महारानी जो थी उनसे माने वहाँ पर से परमिशन लेकर आया था। वहाँ से राजा से क्या किया, परमिशन लेकर आया था, जब भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दीजिए। तो वहाँ से व्यापार करने का अनुमति दिया गया था, जब आप जाइए और भारत में व्यापार कीजिए। तो ये शर्त रख दिया था कि अगर हम भारत में व्यापार करने जाते हैं तो आप कोई कंपनी को यहाँ पर नहीं भेजिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेज दिया गया। ठीक है, जब भारत में यह व्यापार करने के लिए आया तो यह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आया था। उस समय की बात किया जाए तो इस समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मुगल वंश का शासन चला था। ठीक है, मुगल शासन। और यह मुगल जो शासन चला था, इस समय मुगल शासक था अकबर। यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा, जब अंग्रेज आया था भारत में उस समय भारत के शासक कौन था, या मुगल वंश के शासक कौन था? अकबर था। लेकिन यह कैप्टन हॉकिंग जब गया ये मुगल वंश के दरबार में, तो यह अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 को। ठीक है, 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये 1605 में माने कि ये गया था 1608 ईस्वी में, 8 ईस्वी में गया था अकबर के दरबार में। तो अकबर नहीं रहा होगा, स्वाभाविक बात है। तो अकबर के बेटा था जहांगीर। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंग सर्वप्रथम अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस मुगल शासक के दरबार में गए थे, तो ये जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो ये इतिहास की बात है, मान कि गए थे, इतना बात है। उसके बाद इसको व्यापार करने का शुरू में अनुमति नहीं दिया था, बाद में दे दिया। ठीक है, लेकिन यह जो अंग्रेज है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे, यह मुख्य रूप से माने प्रभाव कब डाले, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो हम सब जानते हैं जी, औरंगजेब जो है, औरंगजेब का मृत्यु हो गया था 1707 में। ठीक है, उसके बाद भारत पर हावी होना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज सब। ठीक है, तो भारत पर 1707 के बाद माने कि हावी होना स्टार्ट किया। तो अंग्रेज की बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ, इस समय से माने कि भारत में शासन करना स्टार्ट किया। और यह 1757 से 1947 तक भारत पर शासन किया। लगभग 200 साल तक भारत पर शासन किया। 200 साल तक जब भारत पर शासन किया, यह अंग्रेज यह 2 भागों में शासन किया। ठीक है, यह जो शासन किया यह 2 भागों में शासन किया। अगर बात किया जाए, देखिए
1757 से लेकर 1947 तक भारत पर शासन किया है। लगभग 200 साल तक शासन किया है। इस 200 साल यानी कि 190 वर्ष तक पूर्ण रूप से अंग्रेज भारत पर शासन करना स्टार्ट किया। क्योंकि जब से 1757 ईस्वी आया तो हम इसका वीडियो पहले से बना चुके हैं प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को मान की हार का सामना करना पड़ जाता है 23 जून 1757 ईस्वी को, जिसके कारण प्लासी के युद्ध के बाद भारत पर मान की बंगाल पर अधिकार हो जाता है अंग्रेज का। ठीक है। और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध होने के बाद जब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध होता है तो यहाँ पर संपूर्ण भारत पर अधिकार होने लगता है, हो जाता है किसका, तो अंग्रेज का। ठीक है। जैसे तिलगुटिया सेना का समाप्ति होता है वैसा ही भारत पर अधिकार हो जाता है ये ब्रिटिश माने ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, शुरू में व्यापार करने के लिए आई थी भारत में। इतना आपको समझ में आया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। जब व्यापार करने आए उस समय मुगल शासक अकबर था, लेकिन जिस दरबार में गए, दरबार में किसके दरबार में गए, दरबार में गए, जहांगीर के दरबार में। लेकिन शासन का नाम मुख्य रूप से स्टार्ट किया औरंगजेब के मरने के बाद भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा वर्चस्व बढ़ा, क्योंकि औरंगजेब था उस समय, इसका कोई चलती नहीं चल रहा, किसी का भी नहीं चल रहा था। ठीक है। तो यह 1757 से मुख्य रूप से शासन करना स्टार्ट किए और ये 1947 तक शासन किए। ठीक है। अब जानते हैं देखिए ये दो फेज में शासन किए, एक 1757 से लेकर के 1858। ठीक है। 1857 की क्रांति जो हुआ था ये मान की एक फेज ही है, और दूसरा है 1858 से शासन करना स्टार्ट किए जो 1947 तक। ठीक है। अंग्रेज दो फेज में भारत पर शासन किए। पहला फेज जो है ये पहला चरण ये 1757 से लेकर के 1858 और 1858 से लेकर के 1947 तक बन के ये शासन किए। देखिए जो 1757 से लेकर के 1858 तक जो शासन किए, तो इस शासन को हम सब कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ठीक है। और जब ये 1858 से लेकर के 1947 तक जो शासन हुआ, इस समय इंग्लैंड के राजा का शासन था। ठीक है। ब्रिटिश संसद का शासन, ब्रिटिश संसद का शासन। ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 1757 से 1858 तक तो अंग्रेज शासन कर लिया था, लेकिन जब 1857 में जब जैसे हो गया था 1857 की क्रांति, तो जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और हो गया माने कि ब्रिटिश जो संसद था, ब्रिटेन के राजा था, वो भारत पर माने कि शासन किया। अब बोल दिया जो अब कुछ भी होगा भारत में तो उसका जिम्मेदार ब्रिटिश संसद रहेगा, और माने कि यहाँ पर अब शासन किसका रहेगा, ब्रिटिश माने कि शासक का। ठीक है। राजा का शासन रहेगा, डायरेक्ट वहाँ से शासन होगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रद्द किया जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मान की यहाँ तक हुआ। अब हम मान के पहले इधर से जाने पे देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन किया है, तो इसी में सबसे पहले यह कानून लाता है 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। और 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाता है। 1784 ईस्वी में पीस्ट इंडिया एक्ट, पीस्ट इंडिया एक्ट। ठीक है। ऐसा ही कानून लाता है 1786 में चार्टर अधिनियम। अब यहाँ से चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट अधिनियम 1786 में लाएगा, फिर 1792-93 के करीब में लाएगा, 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1813, उसके बाद 33-20 साल के अंतर्गत माने, और उसके बाद 1853। ठीक है। यहाँ तक लाता है चार्टर एक्ट। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह कानून लाती है रेगुलेटिंग एक्ट, पीस्ट इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कितना है। ठीक है। उसके बाद ये जो शासन करता है तो ये भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम में यह कानून लाता है। इंग्लैंड से के जो राजा लाता है ये लाता है 1858 ईस्वी में, और फिर 1861, 1861, 1892, 1900, 1909, 1900 इधर लिख देते हैं,
1909 और 1919, 1935, ठीक है, यहाँ तक लाते हैं। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो इसी को आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यह 1947 में आता है, ठीक है। तो इसी को हमको समझना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश राजा था, जो शासक था, यह जो लाया, ये जो कानून लाया, इसी के बारे में जानना है। इस कानून के बारे में, इस कानून, इतना कानून के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं चार्टर एक्ट और भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम के बारे में, इसमें क्या अंतर है, ठीक है। देखिए, चार्टर एक्ट और भारतीय शासन अधिनियम के बारे में अंतर अगर बात किया जाए तो चार्टर एक्ट को जो लाया है वह कौन लाया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो लाया है, ये सब कौन लाया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इधर जो भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, वो कौन लाया है? तो यह लाया है ब्रिटिश शासक, ब्रिटेन के संसद से आया है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और चार्टर एक्ट और ये भारतीय शासक अधिनियम में क्या अंतर है? देखिए, चार्टर अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाता था और यह बनाया हुआ था, बनाया था, माने कि जब यह आ गया इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। लेकिन जब यह भारत शासन अधिनियम जो था, यह भारत शासन अधिनियम माने ब्रिटेन के राजा भेजता था, लेकिन यह भारत में बनता था, यह कानून भारत में बनता था, ठीक है। माने कि जो हम आपको जो बतला दिए, जो यह जो चार्टर एक्ट है, इस सब को कौन बनाता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यह बन करके आता था, लेकिन यह भारत में कोई माने कि विरोध हुआ, कुछ भी हो जाए, जो बन कर आया वही लागू होगा। लेकिन इसमें अंग्रेज के माने ब्रिटिश राजा के कहने पर यह अधिनियम आता था, लेकिन यह कानून भारत में बनता था, ठीक है। भारत के जो जरूरत के अनुसार बनता था। इतना आपको समझ में आ गया होगा चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके आगे जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से कहानी, ठीक है। चलिए, तो अब हम जानते हैं इधर 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। चलिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था? पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी माने कि कानून लाने पर मजबूर हो गई थी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कानून माने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाए। और इस कानून में जो काम किया गया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट काम उसको हम जान लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में माने कोलकाता में 1774 में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या किया गया? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना किया गया, ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट के माने कि प्रमुख जो क्या बोलता है न्यायाधीश थे, सर एलिजा एमपी। प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा। ये जो क्या बोलता है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो कानून लाया गया, वो कानून 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया कोलकाता में, उसके प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश प्रमुख ये थे। ये कौन थे? प्रमुख कौन थे? ये। लेकिन 3 गो ऐसे थे जिसे हम कहते हैं चेम्बर, हाइट, लिविंगस्टन, ठीक है। चेम्बर्स, और ये है हाइट, ठीक है। हमारे कहने का मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के जो स्थापना किया गया, सुप्रीम कोर्ट की, ये आपको याद रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अध्यक्ष थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है। और अन्य जो न्यायाधीश थे, प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? प्रमुख न्यायाधीश ये थे, प्रमुख न्यायाधीश
कौन थे? सर एलिजा हेम्पे। लेकिन अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर्स, लिविस्टन और हाइट। ठीक है, ये अन्य न्यायाधीश थे, 3 गो अन्य न्यायाधीश थे, एगो प्रमुख न्यायाधीश थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, अब इसी के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया क्या? जिस 1773 में क्या बोलता है, बंगाल में जो गवर्नर था, तो गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। तो बंगाल के जो भैया गवर्नर का पद चलते गया, तो 1773 ईस्वी में जो बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, इनको माने कि चेंज कर दिया गया। अब गवर्नर का पद चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल रखा गया। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया? बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यह बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। वारेन बंगाल के गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। यही गवर्नर का पद जब अंतिम थे, इन्हीं को चेंज करके प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और क्या किया गया? और एक अब अगला काम किया गया था जी, यह बंगाल में क्या किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट कानून लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके तहत क्या किया गया? जो देखिए, अगर भारत के मैप बनाते हैं, अगर भारत के मैप बनाते हैं, तो अंग्रेज जब आया था तो 3 गो प्रेसिडेंसी बनाया था। ठीक है, 3 गो प्रेसिडेंसी। एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इस एरिया में था मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास। ठीक है, और यहाँ पर था बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, क्या किया गया? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1781 ईस्वी में जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, तो इसी बंगाल में क्या कर दिया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ये बात आपको समझ में आया क्या? देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी जो था, माने कुछ भी माने होता था ना, तो ये बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इस सब प्रेसिडेंसी छोटा मोटा भी प्रॉब्लम होता था तो सब लेकर के इंग्लैंड में पहुंच जाता था, इंग्लैंड के राजा के यहाँ। तो इंग्लैंड को माने ठीक नहीं लगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सब ठीक कानून नहीं लगा, तो क्या किया? तो यह क्या बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कानून लगा था, इसी के तहत क्या किया गया? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत क्या किया गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट याद भी ना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख यही माने की विशेषता है जो ये सब हुआ था, ठीक है।
चलिए अब आगे हम आते हैं 1773 के बाद हम जानते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए अब 1773 में जो रेगुलेटरी एक्ट आया था, इसी को मैंने कि सुधारने के लिए, क्योंकि 1783 के रेगुलेटरी एक्ट को मैंने कि कुछ जो गलती हुआ था, इसी गलती को सुधारने के लिए जो कानून ले आया था मैंने कि 1784 ईस्वी में। ठीक है, इसीलिए 1773 के रेगुलेटरी एक्ट को प्रयास एवं भूल की संज्ञा दिया जाता है। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट को क्या कहा जाता है? इसको प्रयास एवं भूल की संज्ञा दिया गया, क्योंकि यह जो कानून लाया इसमें जो मैंने कि एक बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और एक क्या बना दिया गया, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बन गए। तो ये दोनों जो काम करते थे, दोनों का काम विभाजन नहीं था। ठीक है, ये क्या बोलता है, बंगाल के गवर्नर जो है, बंगाल के गवर्नर काम कर देते थे। ठीक है, और फिर उसको रद्द कर देता था सुप्रीम कोर्ट वाला, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इस जो काम जो है, काम को निर्धारित किया गया कब? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। जो बंगाल के गवर्नर था और जो कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश था, ये दोनों के काम को निर्धारित किया गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। ये दोनों को काम को निर्धारित किया गया और उसी समय 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया? भारत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, चलिए कुछ है, चलिए तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया? जो था बंगाल के, जो बंगाल के क्या था, क्या बोलता है, बंगाल के जो गवर्नर था। ठीक है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था और जो कोलकाता के जो मुख्य न्यायाधीश था, उसको क्या किया गया? उसको निर्धारित किया गया कि आपका कार्य क्या है, आपका कार्य क्या है। ठीक, तो इस कार्य को निर्धारित किया गया। बंगाल के गवर्नर और मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के कार्य को विभाजन किया गया। ठीक है, तो ये जो होता है सब बंगाल के गवर्नर और मुख्य न्यायाधीश के कार्य को विभाजन किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और इसी के तहत क्या किया गया? मैंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को स्थापना किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये होता है, चलिए पहले लिख देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माने कि ये होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माने निर्देशक, ये नियंत्रक, ये दोनों का स्थापना किया गया। ठीक है, अब जो भारत में शासन को विभाजित कर दिया गया जो किसका क्या काम है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, बोर्ड ये जो मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें तो हम बताए थे बंगाल के अधीन कर दिया गया बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, इसको मिटाते हैं। चलिए अब क्या किया गया, वो जो नियंत्रक था मानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, इसका ज़्यादा पावर था। सिंपल बात जाने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है इसका ज़्यादा पावर दिया गया, थोड़ा सा ज़्यादा पावर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का थोड़ा कम पावर था। ठीक, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इसका काम क्या था? इसका काम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था जो सैन्य है, सैन्य मैंने कि सैन्य क्षेत्र में इनका काम था। ठीक है, और राजनीतिज्ञ था।
ठीक है। राजनीति मामला में जितना काम था ये कौन करता, तो राजनीति मामला और सैन्य क्षेत्र में जो काम था वो कर रहा था ये नियंत्रक, ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था निर्देशक, इसका काम कर दिया गया जो व्यापार करना है, आपको व्यापार करना है, ठीक है। तो ये काम कर रहा था मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था व्यापार ही, व्यापार से संबंधित, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था सैन्य और राजनीति मामला, ठीक है। सैन्य मामला और राजनीति मामला में हस्तक्षेप कर सकता था। अब आगे हमको जानना है जो ये दूगो जो स्थापना किया गया दूगो, तो इसी समय मान की द्वैध शासन प्रणाली का नींव पड़ गया। तो अगर पूछ दे बात ये भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ है, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ है 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत। भारत में द्वैध शासन प्रणाली, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ है, तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा जो भारत में द्वैध शासन प्रणाली कैसे दूगो बनाया गया, एगो निर्देशक और एगो नियंत्रक, जिसके कारण दूगो माने कि शासन द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो गया। ये बात हम सब जानते हैं। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले माने कि द्वैध शासन प्रणाली को सबसे पहले माने कि लियोनस कार्टस नामक व्यक्ति डायर्ची नामक पुस्तक में लिखा था, ठीक है। और द्वैध शासन प्रणाली के जनक मैंने कहा जाता है फ्रेंच गवर्नर डुप्ले को, ठीक है, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले को। चलिए, तो माने भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत हुआ है भारत में। चलिए आगे हम जानते हैं 1784 में ये काम किया गया था, ये प्रमुख जो काम है ये है, ठीक है। और जो कोई अगर बाद में बाई मिस्टेक अगर छूट जाए तो हम माने कि बतलाते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है जो छूट जाता है। चलिए, तो 1784 में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत बंगाल और क्या बोलता है बंगाल और के गवर्नर जनरल मुख्य न्यायाधीश का कार्य को निर्धारित किया गया और दोनों को पद लाया गया, ठीक है। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ, इतना है। अब है 1784 के बाद 1784 अब 1786 ईस्वी में लाया जाता है चार्टर अधिनियम, क्योंकि हम बतलाए ना 1786 से चार्टर अधिनियम यहाँ पे स्टार्ट कहाँ गया, 1784 1786 से चार्टर अधिनियम स्टार्ट होता है, ठीक है। 1786 ईस्वी में चार्टर अधिनियम लाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार दिया जाता है। 1786 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, बंगाल के वीटो पावर दिया जाता है, ठीक है। जो अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका काम सही रहे उस पर आप क्या कीजिएगा, वीटो कर दीजिएगा, वही बात माना जाएगा, ठीक है। तो 1786 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को वीटो पावर दे दिया गया 1786 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। चलिए, 1786 के चार्टर एक्ट के तहत ये किया गया। अब जानते हैं 1786 के बाद लाया गया था 1792 के चार्टर अधिनियम, 1792 के चार्टर अधिनियम। अब इस 1792 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया, जब शुरू में अंग्रेज आया था तो उसको मैंने कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था वहाँ से अधिकार दिया गया था जिसको क्या करना है 10 वर्षों के लिए मैंने कि 15 वर्षों के लिए देते हैं, 15 वर्षों के लिए आप शासन अच्छा कीजिएगा तो आगे बढ़ाएंगे। तो 1792 ईस्वी में 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए 20 वर्ष के 20 वर्ष तक के लिए क्या किया, आगे बढ़ाया था, ठीक है। माने कि प्रशासन की जिम्मेदारी है 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो 1786 में आपको समझ में आ गया जब बंगाल के गवर्नर को वीटो पावर दे दिया था, किस एक्ट के तहत, 1786 के माने कि चार्टर एक्ट के तहत। 1792 में 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, अब आगे हम जानते हैं 1792 के बाद 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो 1813 के चार्टर है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके में क्वेश्चन बहुत माने कि अच्छा माने कि आएगा। देखिए 1813 के जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत क्या किया गया, अब ब्रिटेन का जो राजा था, ब्रिटेन का राजा उस समय क्या माने हो गया, जो ब्रिटेन के राजा पर कुछ जो और कंपनियां वो विद्रोह करने लगा इंग्लैंड में मानी ब्रिटेन में। जी आप बताइए ऐसा क्या कारण है जो आप केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भेजते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या करते हैं, भारत में व्यापार करने के लिए भेजते हैं, हम सबको क्यों नहीं भेजते हैं। इसलिए और एक कारण ही था, ठीक है। और दूसरा कारण था जो क्या बोलता है, इंग्लैंड का जो राजा था, उस इंग्लैंड के राजा को ये बात लगने लगा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है। जितना राजा के पास ज़मीन था, समझिए जितना राजा के पास ज़मीन था उससे कई गुना अधिक ज़मीन मानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होने लगा। तो कभी राजा को ये बात खटकने लगा जो हमसे ज़्यादा पावर वाला तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो रहा है। जिसके कारण क्या किया मैंने कि आप सोचा जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको, ये ब्रिटेन का था इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं मैंने, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका थोड़ा पावर को कम किया जाए, ठीक है। पावर को कम किया जाए, कारण क्या था पावर को कम करना, क्योंकि उसके पास विद्रोह दूसरा जो और कंपनी था। भाई भारत में एक ही कंपनी थोड़ी है, भारत में एक ही कंपनी जियो थोड़ी है, एयरटेल है, रिलायंस है, वोडाफोन है, बहुत सारा कंपनी है, करोड़ों कंपनी है, ठीक है। तो ये वो कंपनी नहीं है जो प्रसिद्ध हो गया उसी का नाम है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रसिद्ध हो गया था। तो और तो कंपनी रहा होगा, तो वो बोला जो हमको भी भारत में व्यापार करने जाना है। इसीलिए क्या किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत आंशिक रूप से, क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी और व्यापार करने लगी, भरपूर व्यापार करने लगी थी, इसीलिए क्या किया गया इसको आंशिक रूप से मैंने कि इसको व्यापार को समाप्त किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने कि व्यापार को कम किया गया आंशिक रूप से। कब 1813 के चार्टर के तहत। इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया था जो अब भारत में अन्य कंपनी भी आ सकती है व्यापार करने, भारत में अन्य कंपनी भी व्यापार कर सकती है, भारत में अन्य कंपनी भी व्यापार कर सकती है, ठीक है। ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत विद्रोह कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी विद्रोह कर दिया। जी ऐसा कैसे मान की होगा, ऐसा मान कि हम बात कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम प्लासी का युद्ध किए, हम बक्सर का युद्ध किया। इससे 1813 से पहले 1799 में मैंने आंगन में शुरू युद्ध में टीपू सुल्तान को ही मारा था, क्योंकि हम ये वीडियो आपको बना कर पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो देखे होंगे आप सब। तो मैंने कि या नहीं देखे होंगे जाकर जरूर देख लीजिएगा, पहले ये देख लीजिए। तो 1813 से पहले मैंने कि 1799 में टीपू सुल्तान को मारा गया था, मैंने कि ये चौथा आंगल मैसूर युद्ध में मारा था। तो बोला जो हम यहाँ पे विद्रोह किए, माने कि हम यहाँ पे प्लासी का युद्ध किए, बक्सर का युद्ध किए, माने आंगल मैसूर युद्ध किए, बहुत सारा युद्ध किए, तब जाकर के ना हम माने कि यहाँ आप अन्य कंपनी को दे रहे हैं, आप तो इसको बना बनाया रास्ता है, आकर के आराम से व्यापार कर लेगा। इसीलिए ये जो विद्रोह किया तो इसको क्या किया, सहूलियत के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका विशेष अधिकार देते हैं। विशेष अधिकार क्या दिया, तो यह दिया क्या, जो बोल दिया गया जो भारत में माने कि चाय का व्यापार, भारत में चाय का व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, ठीक है। और चीन में व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। भारत में चाय एवं चीन में व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, ठीक है। मैंने कि घोषित कर दिया जब भारत में चाय का व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, और चीन में व्यापार कौन करेगा, तो चीन में व्यापार करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो यही चीन में जो व्यापार करने गया पहले शुरू में, तो वहाँ पर क्या व्यापार नहीं करने दिया चीन में, ठीक है। जब वहाँ पर व्यापार नहीं करने दिया तो वहाँ पर अफीम बेचने गया था, बाहर से अफीम उपजा करके बेचता था, तो वहाँ पर नहीं करने दिया, तो अफीम युद्ध किया था ब्रिटेन और चीन के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ था, अफीम युद्ध, ठीक है। तो ये तो उसके बाद जीत लिया युद्ध, तब अफीम बेचा। देखिए ये अंग्रेज को छिला मुर्गा को देखिए, माने कि एक अफीम बेचने के लिए अफीम युद्ध किया, जीत करके तब अफीम बेचा। चलिए जो हमको क्या लेना देना, चलिए भारत में चाय एवं चीन में व्यापार करने का माने कि स्पेशल 1813 में चार्टर 1813 के चार्टर के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए आंशिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार माने कि समाप्त कब किया गया था, आंशिक रूप से, तो ये 1813 के चार्टर के तहत आंशिक रूप से
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर किया गया था। ठीक है, पहली बात आंशिक रूप से ये 1800 क्या होता है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, और इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत माने कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार के लिए माने कि बोला गया था। ठीक है, और ईसाई धर्म के प्रचार ये 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। तो ये माने कि प्रमुख था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत मैंने अन्य कंपनी भी भारत में व्यापार करने आ सकती है, और भारत में चाहे और चीन में मैंने व्यापार कौन करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर किया गया था और ईसाई धर्म का प्रचार किया गया था। इसी समय इसमें भी एक इम्पोर्टेंट है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, आप ये बात को ध्यान रख लीजिएगा, इसी के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष खर्च करने का वादा किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक मैंने खर्च करने का वादा किया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये अब हम जानने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हम समझा लेते हैं ये क्या क्या किया गया था। तो पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, जो कुछ जो बचा कर रखा था, जो भारत में चाय का व्यापार और चीन में व्यापार करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, माने कि चलिए इसे लिखते हैं, पूर्ण रूप से क्या किया गया, पूर्ण रूप से भारत में माने कि कोई भी कंपनी, भारत में कोई भी कंपनी क्या कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। ठीक है, भारत में कोई भी कंपनी क्या कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। और 1833 के चार्टर के तहत आप कुछ भी कोई भी सामान का व्यापार कर सकती थी, अब कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, और ये जो व्यापारिक कंपनी थी क्या किया, ये तो विद्रोह करेगा, इसीलिए क्या कर दिया गया, ये जो व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शुरू में तो व्यापार करने आई थी, इसको प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया। जो अब आपको व्यापार न कीजिए, अब क्या कीजिए, आप शासन कीजिए। ठीक है, जितना जमीन पर जो जीता हुआ था इसको क्या कीजिए, शासन कीजिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन की जिम्मेदारी दिया गया। ठीक है, और बतला दे, इसी मैंने क्या बोलता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन की जिम्मेदारी दिया गया। इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत माने कि भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, 1833, लेकिन ध्यान रहे 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये बात लिख लेते हैं, थोड़ा ये माने कि हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो क्या वो लिखना है, दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान, दास प्रथा को इसी एक्ट के तहत 1843 में, दास प्रथा को इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, 1843 ईस्वी में समाप्त किया गया। ठीक है, देखिए दास प्रथा को मैंने इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, 1843 ईस्वी में समाप्त किया गया। और क्या बोलता है, दास प्रथा को समाप्त करने वाला व्यक्ति था एलेनबर्ग। ठीक है, दास प्रथा को एक और बात लिख देते हैं,
आ गया। तो दास प्रथा को समाप्त करने वाला व्यक्ति एलेन वर्ग था। दास प्रथा को समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो एलेन वर्ग। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला बात हम सब जानते हैं, चलिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत और क्या क्या काम किया गया था ये बात जान लेते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसको पद समाप्त कर दिया गया और इसी को बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो अंतिम होंगे क्योंकि उसका पद समाप्त हो गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक जो अंतिम थे, इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था विलियम बेंटिक को। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पद समाप्त कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया ये इसी एक के तहत। ठीक है, विलियम बेंटिक को। ठीक है, अब क्या हो गया? अब जो हम 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया था जो हर एक साल भारतीय शिक्षा पर कितना खर्च होगा? 1 लाख रुपया। तो 1 लाख तो शिक्षा पर हर एक साल खर्च कर रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था शिक्षा पर खर्च तो कर रहे हैं लेकिन फायदा क्या हो रहा है? कुछ नहीं चला था। और कोई व्यक्ति भारत में तो मानी कि अनेक है, मानी कि धर्म है, अनेक भाषा है। ठीक है, मैंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मलयालम में मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जो मानी कि बहुत सारा भाषा है। तो ये जो भाषा है तो इस अनेक भाषा में शिक्षा दिया जा रहा था, इसलिए फिक्स किया गया जो आपको एक ही भाषा में शिक्षा मिलेगा, वो है इंग्लिश। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? 1835 में 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा मानी कि भारत में 1833 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पर मानी कि खर्च किया गया और यह अंग्रेजी शिक्षा भारत में 1835 ईस्वी में लाया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले, तो माने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, 1833 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया? माने कि क्या किए? तो ये 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाया और ये अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो ये 1813 रह गया और ये 1833 के भारत क्या बोलता है चार्टर एक्ट रह गया। ठीक है, अब आता है 1833 के चार्टर एक्ट के बाद माने कि 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इस 1853 के जो चार्टर एक्ट लाता है माने कि भारत में पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? माने कि सिविल सर्विस का नियुक्ति किया गया, बहाली किया गया, सिविल सर्विस का बहाली। ठीक है, और इस समय बतला देते हैं 1853 के समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था मानी बंगाल का, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो क्या बोलता है जो ट्रेन चलाया था भारत में, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, तो यही लाया था भारत में सिविल सर्विस के जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है जो ये लाया था पहली बार। ठीक है, तो भारत में सिविल सेवक की नियुक्ति किया था, सेवक की नियुक्ति 1853 के चार्टर के तहत क्या गया? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इस समय था, नियुक्ति किया गया। लेकिन बात किया जाए पहली बार सिविल प्रतियोगिता का आयोजन चीन में किया गया था। ठीक है, ये सिविल प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाता है? ये चीन में किया गया था पहली बार। प्रतियोगिता का आरंभ कहाँ किया गया था? विश्व में पहली बार मैंने कि सिविल प्रतियोगिता का आयोजन चीन में किया जाता है। लेकिन भारत में 1853 के चार्टर के तहत यानी कि भारत में सिविल सेवक का आयोजन, सेवक सही तो है, सेवक
सिविल सेवक की आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसी के तहत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाता है, भारत में विधि आयोग का गठन किया जाता है। विधि आयोग, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इसी के तहत क्या किया, भारत में विधि आयोग का गठन किया जाता है। इतना क्या है, इतना है हम सबको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, तो इसलिए हम बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इतना सारा रूल लाई थी, इतना सारा काम की थी। अब क्या होता है आगे 1857 के बाद 53 के बाद 1857 में, इससे 1853 में जो कानून लाया था इससे तंग आकर के भारतीय विद्रोह किया। और यह जो विद्रोह किया 1857 ईस्वी में, और जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति, जिसे हम सब जानते हैं, जो बाबू वीर कुंवर सिंह, नाना साहेब, तत्या टोपे, लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, पीर अली, लियाकत अली, बैजाबाई सिंधिया, माने अनेक सारी माने वीरांगना और वीर सपूत हमारे इसमें लड़े। ठीक है, वीरता पूर्वक लड़े, जिसके कारण पहली बार माने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, इंग्लैंड तक आवाज पहुंच गया था जब भारतीय जाग गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया 1853 के बाद 1858 में क्या किया गया, तो जो अब लाया गया भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रद्द किया गया। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, ये नोट कीजिए, एक सेकेंड, इसको नोट कीजिए। और उसके बाद हम बतलाते हैं भारत शासन अधिनियम के बारे में। कहाँ गया पेपर, चलिए इसको नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम इसको बतलाते हैं। एक बार हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप कि आप सब नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम इरेज पहले करते हैं। चलिए, तो अब हम सब जानते हैं, अब जो हम जान लिए चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट, अब हम जानते हैं भारत शासन अधिनियम के बारे में। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, ये बात जानते हैं जो अब क्या 1858 से शुरू होगा। ठीक है, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम से जानते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही लाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका भी पद को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या कर दिया गया, बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर था, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है, इसको भी समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसी के जगह पर भारत में लाया गया जो भारत के गवर्नर जनरल था उसको हटा करके वायसराय का पद। ठीक है, वायसराय का पद, क्यों, क्योंकि अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर अधिकार नहीं है। अब कौन कर रहा है, भारत में शासन। अब भारत में शासन, भारत पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार। ठीक है, अब भारत पर शासन, भारत पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार है, माने कि भारत पर शासन कौन कर रहा था, ब्रिटिश राजा। ठीक है, ब्रिटेन का जो राजा था वो भारत पर शासन कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या लाया,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पर लाया जो राजा था, ब्रिटिश राजा, यह लाया माने कि वायसराय का पद, वायसराय, ठीक है, यह वायसराय का पद लाया। और यह जो वायसराय है ये किसके जगह पर आया, यह आया था भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या लाया गया, भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर लाया गया वायसराय का पद। अब प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो ये बनेंगे भारत का प्रथम वायसराय। कौन बने प्रथम वायसराय, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब इसकी जो जिम्मेदारी था बढ़ गया, इसी के लिए क्या लाया गया, एक भारतीय राज सचिव, ये तो राजा लाया था क्या वायसराय का पद, अब वहाँ के जो प्रधानमंत्री है यहाँ पर एक राज सचिव का नियुक्त किया, ठीक है, जो वायसराय से भी ज्यादा पावरफुल था, ठीक है। ये वायसराय भारत में रहता था, लेकिन जो भारतीय राज सचिव मंत्री जो है, भारतीय राज सचिव मंत्री जो है, यह भारतीय राज सचिव मंत्री वायसराय से ज्यादा पावर था, क्योंकि इसको ये मंत्री है तो मंत्री इसको अति करेगा, तो ये प्रधानमंत्री के बात मानता था, ठीक है। और इसको कौन पीएम जो है, पीएम के सिफारिश पर आया था। तो ये भारतीय राज सचिव मंत्री का जो पावर है वायसराय के पावर से ज्यादा था, जितना इसको जो काम था जो करता था ये भारतीय राज सचिव को बतलाता था, ठीक है। और यह इंग्लैंड में भारत के लिए मैंने की रहता था। और भारतीय राज सचिव जो राज्य मंत्री जो मंत्रिमंडल है, ये भारतीय राज सचिव के 15 गो सदस्य को शामिल किया गया। भारतीय राज सचिव का जो मंत्रिमंडल था इसमें क्या गो सदस्य शामिल किया गया, 15 सदस्य को शामिल किया गया, ठीक है। जो भारतीय राज सचिव है, भारतीय राज सचिव जो इसको पीएम माने के लाया था इस पद को, और जो वायसराय का पद है इसको वहाँ का राजा लाया था, ठीक है, क्राउन लाया था, ठीक। तो इससे ज़्यादा पावर था इसको, क्योंकि हम भारत में जानते हैं जो भारत में जो राष्ट्रपति है सेम वहाँ का राजा है, भारत का प्रधानमंत्री वहाँ का भी प्रधानमंत्री है, यानी कि प्रधानमंत्री का पावर भारत में ज़्यादा है राष्ट्रपति से, वैसा ही वहाँ पर राजा से ज़्यादा पावर किसका है, प्रधानमंत्री का, मानी कि प्रधानमंत्री का भारत में भी और वहाँ पर भी पावर ज़्यादा, ठीक है। तो क्या बोलता है, भारतीय राज सचिव का पद पीएम लाया, और इसमें 15 सदस्य माने कि लोग क्या थे, माने 15 सदस्य को शामिल माने किया गया था, ठीक है, इसी भारतीय राज सचिव के द्वारा, ठीक है। और बात किया जाए जो भारतीय राज सचिव माने कि प्रथम भारतीय राज सचिव थे लॉर्ड स्टेनली, भारत के प्रथम भारतीय राजस्व सचिव, भारतीय राज सचिव प्रथम थे लॉर्ड स्टेनली, ठीक है, यह बने थे। अब हम सब इसके आगे माने कि जानते हैं 15 सदस्य टीम का जो शामिल किया गया था ये 1858 ईस्वी में। और आगे क्या किया गया, जो द्वैध शासन लाया था, पीस इंडिया एक्ट जो लाया था उसके तहत द्वैध शासन। अब क्या किया गया, भारत में द्वैध शासन को समाप्त, ठीक है, भारत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, माने कि क्या बोलता है ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। इतना जो इम्पोर्टेंट था जो हुआ था यह हम बता दिए हैं। अब इसी के बाद क्या होगा, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत अब आएगा 1861 के भारत शासन अधिनियम। चलिए इधर पहले जान लेते हैं 1861 के भारत शासन अधिनियम, 1861 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है। चलिए 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत कुछ प्रमुख बात को हम सब जान लेते हैं। तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया था, वायसराय को, अब जो वायसराय था उस वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। 1861 में भी वायसराय कैनिंग ने था, ठीक है। तो क्या किया गया, मैंने अध्यादेश जारी करने का अधिकार, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का
अधिकार दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, अब क्या हो गया, 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही क्या किया गया, अब कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, अब कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक है, तो 18 इसी एक के तहत 1861 की मान की भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया, कोलकाता में हाई कोर्ट HC लिख देते, हाई कोर्ट, और यह 1862 ईस्वी में स्थापना किया गया था। मैंने इसी एक्ट के तहत हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, कोलकाता में अब हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, उससे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। अब इसी एक्ट के तहत क्या किया जाता है, अब इसी एक्ट के तहत काम किया जाता है, जो अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थे, जो बंगाल के अधीन थी, और सबको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, पावर फिर से मानी कि बांट दिया जाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और प्रेसिडेंसी दोनों को पावर दिया जाता है, फिर से क्या किया जाता है, पावर दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, अधिकार। ठीक है, तो 1861 क्या बोलता है, 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसको क्या किया जाता है, तो इसको मान कि अधिकार दिया जाता है। ठीक है, अब आगे जो भारत शासन अधिनियम आता है 1861 के बाद 1892 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1892 का भारत शासन अधिनियम। चलिए, इस 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, तो माने पहली बार भारत में बजट पर माने कि बहस करने का बात किया जाता है। ठीक है, तो बजट पर वाचन का अधिकार, वाचन माने बोलने का अधिकार दिया जाता है, बजट पर बोलने का अधिकार लिख देते हैं। हाँ, देखिए, बजट पर माने कि प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, कब, 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन याद रखिएगा, भारत शासन 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिर्फ और सिर्फ बजट पर बोलने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन माने क्वेश्चन पूछने का, लेकिन पूरा क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, यह दिया जाएगा 1909 के माने 1909 के मार्लो मिंटो जो अधिवेशन है उसके तहत माने कि दिया जाता है। ठीक है, अब अगला क्या कहा जाता है, इस 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव माने कि किया जाता है। ठीक है, तो माने कि भारत में पहली बार वोट मतदान के प्रक्रिया कब लाया जाता है, 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि मतदान की शुरुआत किया जाता है। ठीक है, भारत में पहली बार मतदान कब होता है, 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, और ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इतना बात है 1892 का भारत शासन अधिनियम का इम्पोर्टेंट। अब आता है 1909 के मार्लो मिंटो अधिवेशन या 1909 के भारत शासन अधिनियम। चलिए, अब क्या है, थोड़ा हटा देते हैं इसको, भारत के गवर्नर जनरल को स्थान पर लाए। चलिए, अब हम यहाँ पे कुछ और जान लेते हैं क्या किया गया था। अब लाया था 1909 का भारत शासन, 1909 का भारत शासन
1909 के भारत शासन अधिनियम लाया था। ठीक है, 1909 के जो भारत शासन, देखिए हम जो अभी तक यहाँ से जो बतलाए हैं ये आप सबको मैंने बढ़िया से याद कर लेना है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1858 से जो भारत शासन अधिनियम रहता है, जिसे पूर्ण रूप से बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर देता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर देता है। 1861 में ये 3 काम प्रमुख है, बजट को बोलने का अधिकार दिया जाता है। ये सब जो है आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए तो अब हमसे जानते हैं क्या बोलता है 1909 के भारत शासन अधिनियम। 1909 के भारत शासन अधिनियम को हम सब दूसरा नाम से जानते हैं मार्लो मिंटो अधिवेशन। मार्लो मिंटो अधिनियम, इसी का दूसरा नाम क्या है, मार्लो मिंटो अधिनियम। ठीक है, और यह जब आता है उस समय मैंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एच एक्यूथ थे। एच एक्यूथ कौन थे, एच एक्यूथ, ठीक है, एच एक्यूथ थे। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमको ये बात जान लेना है जो क्या है मार्लो मिंटो अधिवेशन या भारत शासन अधिनियम लाया। तो मार्लो जो था मिंटो नाम था। ठीक है, जो मिंटो था उस समय 1909 के समय भारत का वायसराय था। वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो। और ये जो लॉर्ड मार्लो है भारत का राज सचिव था। ठीक है, तो भारत का जो राज सचिव था, देखिए भारत का राज सचिव वायसराय से बड़ा है, इसलिए क्या किया गया है, राज सचिव का नाम पहले दिया गया है और मिंटो वायसराय है इसका नाम बाद में दिया गया है। ठीक है, तो मार्लो मिंटो अधिवेशन ये दोनों के नाम पर लाया जाता है। इसके तहत क्या किया जाता है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है। मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है। देखिए अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या है, मैंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र मैंने यह एक ऐसा क्षेत्र है, देखिए नोट डाउन कर लीजिए, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैंने कि वोट देने का अधिकार मैंने कि मुस्लिमों को दिया गया है। तो मुस्लिम मैंने कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मैंने चुनाव में ठहरा तो मुस्लिम ही होगा और वोट भी मुस्लिम देगा। मैंने चुनाव में प्रत्याशी कौन रहेगा, मुस्लिम। ठीक है, और वोट कौन देगा, मुस्लिम ही देगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, ये मार्लो मिंटो अधिवेशन के समय, जिसे हम कहते हैं मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, और ये भी अगर कुछ है जो मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सर्वप्रथम मुस्लिमों को कब दिया जाता है, मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दिया जाता है 1909 के, क्या बोलता है 1909 के माने कि मार्लो मिंटो अधिवेशन के तहत। ठीक है, 1909 के मार्लो मिंटो अधिवेशन के तहत मैंने क्या किया जाता है, मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को दिया जाता है। इतना है 1909 के। इसी 1909 में क्या किया जाता है, और क्या किया जाएगा, मैंने बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। इसके तहत इस एक्ट के तहत बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। अब बात कह रहे हैं, देखिए इस एक्ट के तहत क्या किया जाता है, बजट पर पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है जैसे बजट के बारे में, मैंने बजट को पेश कौन करता है, याद रखिएगा बजट को हमेशा पेश करेगा वित्त मंत्री। ठीक है, तो बजट को पेश करेगा वित्त मंत्री, अभी के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो बजट को पेश कौन करता है, वित्त मंत्री। अगला हम सब आगे जानते हैं, मैंने चलिए जो प्रमुख था ये बात हम बतला दिए हैं। आगे हम सब जानते तो 1900 कहाँ जाने, यहीं पे जाने कि उधर आगे जानेंगे, यहाँ जगह है चाहिए। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम
ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम। चलिए इसके माने कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को जान लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया था। देखिए पहली बात है, 1919 के भारत शासन अधिनियम का अन्य नाम है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है, इसका नाम क्या है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। जैसा कि हम बतलाए सेम वही बाद में रेगुलेशन का ही काम होगा, ठीक है। जैसे कि पहले नाम है तो पहले पावरफुल कौन था, राज सचिव, राज्य सचिव, तो ये कौन होगा, राज सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन होगा, तो ये तो होगा मैंने कि विलियम चेम्सफोर्ड कौन था, उस समय के वायसराय, वायसराय। क्वेश्चन आता है 1919 के समय भारत के वायसराय, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय, रॉलेट के कानून के समय भारत के वायसराय, या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के समय भारत के वायसराय, या हंटर आयोग के समय भारत के वायसराय, या खिलाफत आंदोलन के समय भारत के वायसराय, यानी कि इत्यादि क्वेश्चन बहुत सारा है। मैंने आएगा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, उस समय भारत के वायसराय था विलियम चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड, विलियम चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय था। इसके समय क्या किया जाता है, अब इसके समय क्या किया जाता है, यानी कि अधिनियम लाया जाता है 1919 के समय, जिसका हम नाम रखते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इसके तहत क्या किया जाता है, तो इसी एक्ट के तहत महिलाओं को पहली बार भारत में वोट देने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि महिला को वोट माने मतदान करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार दिया जाता है। और यह पहली बार महिला वोट देती है 1925 से 26 में, ठीक है, 1925-26 में देती है पहली बार महिला वोट, ठीक है। अगला काम क्या किया जाता है, सिविल सेवा आयोग का गठन किया जाता है, सिविल सेवा आयोग, ठीक है। सिविल सेवा आयोग का गठन माने किया जाता है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, माने कि यूपीएससी का माने कि गठन किया जाता है, और सिविल सेवा आयोग का गठन किया जाता है माने 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और किस आयोग के तहत, तो ली आयोग, ये भी है, ठीक है, सिविल सेवा आयोग का माने कि यूपीएससी, सिविल सेवा आयोग माने यूपीएससी का माने कि स्थापना किया जाता है। और किस आयोग के तरफ, ली आयोग के सिफारिश पर, ली आयोग के सिफारिश पर, ली आयोग के सिफारिश, ली आयोग के सिफारिश पर क्या किया जाता है, सिविल सेवा आयोग का गठन किया जाता है 1926 में, ठीक है। 1926 में ही 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। इतना आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आगे हम जान लेते हैं, इधर जान लेते हैं, चलिए। तो इसी के तहत माने कि इधर जान लेते हैं, क्या हो गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत अब क्या किया गया, माने कि अब भारत में अब माने कि भारत के लोग, जलियांवाला बाग इसी समय हो गया था, अब भारत के लोग बोला नहीं, अब हम सब माने कि अधिकार लेकर रहेंगे, तो इसीलिए क्या किया गया, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत किया गया, ठीक है। तो प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, प्रांत माने होता है राज, याद रखिए, राज, ठीक है। प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत किया जाता है 1919। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रांत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब किया जाता है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। देखिए हम बतलाए थे भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत तो 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। लेकिन भारत में द्वैध शासन प्रणाली के जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, रॉबर्ट क्लाइव को। जो रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था, 1765 से 1772 तक मैंने कि चला था, जिसको रद्द किया था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये बात हिस्ट्री का है, हमको इधर आते हैं, माने कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था, जिसको समाप्त किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 में किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली माने क्या हो गया, दो गज मिलकर के क्या करेगा, शासन करेगा, उसको द्वैध शासन करेंगे। यानी कि जो एक बगल से अंग्रेज शासन करेगा, अंग्रेज, और एक बगल से भारतीय, ठीक है। माने अब हो गया क्या, जो
केंद्र में तो अभी भी कर रहा था कौन, मान कि संपूर्ण भारत में अधिकार किसका था, अंग्रेज का। लेकिन जो राज था, सब राज्य में क्या हो गया, जी आधा पावर दे दिया गया अंग्रेज को, आधा पावर कौन रखेगा, भारतीय। ठीक है, ये बात हो गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया। और केंद्र में बदलाएंगे, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली के तो आगे बदलाएंगे 1919 में, तो अभी प्रांत में मिल गया है। तो माने कि लोग क्या करेगा, बोलेगा चलो कम से कम 9 कुछ मिला था, इतना तो मिला। अब बाद में क्या करेगा, ये जो अब फिर बाद में जाकर के मैंने जोर शोर से खूब विद्रोह करेगा, जिसके कारण 1935 में भारत शासन अधिनियम के, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम था, केंद्र में भी द्वैध शासन प्रणाली को शुरुआत किया जाता है। तो अभी प्रांत में जान लेते हैं। और इसी के साथ मैंने क्या बोलता है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत अब होगा क्या किया जाता है, केंद्र में मैंने द्विसदनीय विधायिका का गठन किया जाता है। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन कब किया जाता है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। फिर मैंने सिविल सेवा आयोग यूपीएससी के माने की स्थापना किया जाता है, ली आयोग की सिफारिश पर। फिर क्या किया जाता है, द्वैध शासन प्रणाली केंद्र प्रांत में स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और मैंने और मोंटेगू चेम्सफोर्ड इसी को कहा जाता है मैंने। और है चलिए, और हम इसमें जान लेते हैं क्या है, तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के जो तहत है, इसमें क्या किया गया था, द्वैध शासन प्रणाली केंद्र प्रांत में तो स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद मैंने 1919 में, और देखिए 1919 में भारत शासन अधिनियम मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम का था। मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, भारतीय राज सचिव मोंटेगू थे और चेम्सफोर्ड थे विलियम चेम्सफोर्ड वायसराय। ठीक है, और 1900 इसी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, सिविल सेवा आयोग का गठन किया जाता है, ली आयोग की सिफारिश पर। अब क्या किया जाता है, इसी भारत शासन अधिनियम के तहत 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत व्हाइट मैन कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन यानी कि साइमन कमीशन आयोग, इसी को क्या कहा जाता है, व्हाइट WHIT व्हाइट मैन कमीशन कमीशन का गठन किया जाता है, व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है, गठन किया जाएगा, इसी को कहा जाता है साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। और यह यानी कि साइमन कमीशन का गठन 8 सितंबर 1927 में होता है। ठीक है, जो कि मानी कि भारत में आता है 1928 में। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन कब आता है, तो 1928 में। लेकिन साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, साइमन कमीशन यानी कि व्हाइट मैन कमीशन का गठन किया जाता है 8 सितंबर 1927 को इंग्लैंड में। और जब यह भारत में आता है तो इसको जोरों शोर से विद्रोह के माने कि विरोध किया जाता है। क्यों, क्योंकि यह जो साइमन कमीशन था, इसमें सदस्य था 7 सदस्य था, और 7 एक सेकेंड, चलिए, तो इसी में क्या किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत व्हाइट मैन कमीशन का गठन किया गया था। देखिए क्या होगा, जो स्टैंड है, स्टैंड पर से मोबाइल गिर गया। ठीक है, तो स्टैंड पर से जो मोबाइल गिर गया, जिसके कारण हमको फिर से उसी में मैंने ऐड करना पड़ा है, हवा जो आ गया था थोड़ा तेज से, इसके कारण मोबाइल गिर। चलिए अब छोड़िए उस सब बात, माने कि आते हैं साइमन कमीशन में 7 सदस्य था, 7 के साथ था अंग्रेज, 7 के साथ था अंग्रेज, इसलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन। लेकिन देखिए याद रखिए, इसी साइमन कमीशन जो बना, भारत का जो संविधान बनाता है, इसका मेन कारण था, जो भारत के लिए जो कानून बनाता है, इसी कानून को मैंने कि यह जो 18 साइमन कमीशन 1930 में देता है, पेश करता है। 19 आता है 1928 में। ठीक है, और 1930 में यह पेश करता है, और यह जो जब इंग्लैंड जाकर सौंप देता है, इसी साइमन कमीशन का हम सब 80% बात अभी भी मानते हैं। ठीक है, अभी भी इसका हम 80% बात हम सब क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक, माने 80% जो है हम सब अभी भी साइमन कमीशन का जो बनाया हुआ संविधान है, उसी को हम सब रखे हैं। और मात्र केवल 15 से 20% संविधान बनाए हैं, जिसको हम बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 6 घंटा 46 मिनट 48 सेकेंड लग गया। ठीक है, तो
देता है? सौंप देता है साइमन कमीशन। ठीक, ये था क्या चीज़ है 1919 के भारत शासन अधिनियम के इम्पोर्टेंट तथ्य। चलिए 1919 के बाद हम जान लेते हैं 1919 के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में हम सब क्या करते हैं जान लेते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया जाता है? अब देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन लाया जाता है और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाता है। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। ठीक है, द्वैध शासन हम तो जान गए हैं ना। अब केंद्र में द्वैध शासन मैंने किया, अब क्या किया? राज्य में संपूर्ण रूप से अधिकार कर लिया भारतीय। बोला था जब अब राज्य में तुमको आपको माने का में शासन नहीं करना है, अब केंद्र में से हमको अब आधा चाहिए। ठीक है, अब केंद्र में से आधा मांगा, यानी केंद्र में आधा कौन पर शासन कौन करेगा? अंग्रेज, और आधा पर भारतीय। ठीक है, आधा पर अंग्रेज और आधा पर भारतीय शासन करेगा। याद रखिए कि पहले तो राज्य में थोड़ा सा लिया, अब आधा, अब केंद्र में आधा ले रहा है और संपूर्ण राज्य पर अधिकार हो गया है। बाद में इसको हटा दिया जाएगा, फिर मार करके इसको अंग्रेज को बेला दिया, लात मार दिया जाएगा। ठीक है, और इसको भेज दिया जाएगा, चलिए अब जाओ तुम अपना घर यानी कि अपने प्रदेश जाओ। इसलिए तो गाना है, अब हम तो हुए परदेसी कि तेरा यहाँ कोई भी नहीं। चलिए, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाता है। अब अगर जैसे हम जानते हैं जो केंद्र में द्विसदनीय में विधायिका का गठन किया जाता है 1919 में, अब यहाँ पर किया जाएगा प्रांत में द्विसदनीय विधायिका का गठन। प्रांत में द्विसदनीय विधायिका का गठन। प्रांत में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया जाता है। यह कब किया जाता है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत देखिए 1909 वाला में क्या किया जाता है? मुस्लिमों के पृथक क्षेत्र दिया जाता है, और 1919 वाला में ईसाइयों की पृथक क्षेत्र दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? ईसाइयों को पृथक क्षेत्र दिया जाता है। ठीक है, और 1935 के भारत शासन अधिनियम में, क्योंकि हम जानते हैं जो 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर मान गए थे, जिसके कारण 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया जाता है? हरिजन को दिया जाता है, माने कि पृथक हरिजन क्षेत्र। ठीक है, हरिजन को दिया जाता है हरिजनों का पृथक क्षेत्र, पृथक हरिजन पृथक क्षेत्र दिया जाता है। ठीक है, और हम सब की बात जाते हैं 1935 में क्या किया जाता है? जो भारत शासन अधिनियम को सौंप दिया जाता है। साइमन कमीशन जो आता है, व्हाइटमैन कमीशन, जो माने कि बतलाता है, इसके तहत माने कि क्या किया जाता है? जब 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है, इसी के तहत बाद में अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार का जो गठन होगा और उसमें जो भारत का संविधान निर्माण होगा, उसमें 80% किसका भाग रहेगा? ये 1919 के जो भारत शासन अधिनियम में साइमन कमीशन जो किया है, जो 1935 में सौंप दिया था। ठीक है, इसके तहत कितना क्या रहेगा? माने कि 80% क्या रहेगा? भारत के 1935 के भारत शासन अधिनियम को सौंपा, वही संविधान का जो कानून है वो भारत का जो स्वतंत्र होता है, तो उसमें कानून को शामिल किया जाता है। 80% कानून को, मानी उतना भी खराब कानून नहीं बनाया था साइमन कमीशन, तब पर भी जोरों शोर से लाला लाजपत राय द्वारा विरोध किया जाता है। ठीक है, इसलिए जब संविधान निर्माण होता है, संविधान निर्माण या अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, तो ये तो होता है 1946 में ना, 1946 में क्या होता है? अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, और जो अंतरिम सरकार के गठन करने के लिए क्या आता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। इसको 2 काम सौंप दिया गया था। देखिए, कैबिनेट मिशन में 3 प्रमुख सदस्य थे, KAL। ठीक है, के से क्रिप्स,
स्टूपर क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर, ठीक है। और एल से थे लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक, ठीक है। एल से लीडर, एल से लॉरेंस, ठीक है। तो इस कैबिनेट मिशन के लीडर थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और ये तीनों को एक काम सौंप दिया, दो मन की मकसद था, काम था, एक काम था भारतीय संविधान का निर्माण करवाना, संविधान निर्माण। और दूसरा काम था अंतरिम सरकार का गठन, मानी अंतरिम सरकार बनाना, ठीक है। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। और बोल दिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जब मानी कि 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, तो इसमें बतला दिया गया था जे आपका जो संविधान जब तक नहीं बनता है तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत माने कि क्या शासन होगा, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन होगा। तो क्वेश्चन आएगा जो 1950 से पहले भारत में 1946 से 47 में माने किस अधिनियम के तहत शासन होता था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन होता था, ठीक है। इतना आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आता है 1900 मैंने अंतरिम सरकार के जो गठन हो जाता है, इसमें मैंने संघ समिति, संघीय समिति सब बहुत मैंने बनाया जाता है और भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू किया जाता है, जिसके बारे में मैंने कि हम अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें भारत के संविधान निर्माण की कहानी संपूर्ण बतलाएंगे। अब क्या होगा 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। और उस समय के अंग्रेज जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। 1947 में लाया जाता है भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लाया जाता है। उस समय के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो कि साइमन कमीशन में भी शामिल थे 7 सदस्य में, ठीक है। तो ये क्लीमेंट एटली के द्वारा मैंने कि क्या लाया जाता है, क्लीमेंट एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और भारतीय माने कि अगर क्वेश्चन आ जाए भारत जब आजाद हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता पर कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हस्ताक्षर किए हैं, तो क्लीमेंट एटली के उस समय यही माने कि सत्ता में थे, ठीक। तो इतना भारत संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बता दिए। इसमें और कहानी था, इसमें 1947 और 1935 वाला में, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, जिसके कारण हम क्या करते हैं वीडियो को माने कि समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे आप सबके लिए भारतीय संविधान सभा, ठीक है, कैबिनेट मिशन के बारे में, जिसमें हम कैबिनेट मिशन की संपूर्ण जानकारी देंगे। जो माने कि कैबिनेट मिशन में जैसे क्या बोलता है, प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, विदेश मंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, शिक्षा मंत्री के पद पर मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। फिर वित्त मंत्री लियाकत अली थे, और क्या बोलता है, और अरुणा आसफ अली थे, रेल मंत्री, और श्रम मंत्री जगजीवन राम, और जितना मंत्रिमंडल है, कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितना मंत्रिमंडल है बहुत, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितना मंत्री। इसी को बाद में जब स्वतंत्र होगा भारत, तो ये क्या हो जाएगा, 1951 में भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। 1946 से 51 में अंतरिम सरकार में संविधान बनता है और बन करके तैयार हो जाता है, जिसमें मैंने हम प्रथम संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को, तीसरा बैठक किया जाता है 13 दिसंबर को। इस सब के बारे में कहानी लाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।